गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा और आने वाली सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने संविधान की एक सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर अपन काफ़ी फैक्चुअल चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं इस सीरीज़ के माध्यम से आरएएस के सिलेबस को पूरा करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आज की हमारी संविधान का जो टॉपिक है वो है संविधान की विशेषताएं, जिसको हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान सभा के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसको पहले देखें, उसके बाद में इस क्लास पर आए, तब जाकर आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। अब भारत का संविधान जो है बहुत बड़ा संविधान माना जाता है, और उसके बारे में अपन को विस्तार से इसमें क्या क्या विशेषता है उन चीज़ों के बारे में अपन अब पढ़ रहे हैं। और हमारी पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। जो भारत का संविधान माना जाता है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान माना जाता है। अगर इसकी बात करें हम, तो भारत का संविधान किसकी प्रतिलिपि मान सकते हैं, किस संविधान के अनुरूप मान सकते हैं, तो वो है अमेरिका के संविधान के अनुरूप भारत का संविधान बनाया गया है। क्योंकि अमेरिका का भी लिखित संविधान है और भारत का भी लिखित संविधान है। अगर भारत के संविधान की मूल प्रति जिस समय बनाया गया था उस समय की बात करें, तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद उसके अंदर हुआ करते थे। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे। और अगर वर्तमान की बात करें तो मौजूदा समय में 465 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, और भागों की संख्या बढ़कर अब 25 हो चुकी है, और साथ ही साथ अनुसूचियां बढ़कर 12 हो चुकी है। तो इस प्रकार अपन मान सकते हैं कि भारत का संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान अपन मानते हैं। दूसरी विशेषता की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण हम देख सकते हैं। अब कठोरता से मतलब क्या है? कठोर संविधान उसको मानते हैं जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी विशिष्ट स्तर की होती है, और कठोर संविधान माना जाता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान एक प्रकार से कठोर संविधान मान सकते हैं। अगर हम लचीले संविधान की बात करें तो लचीला संविधान क्या होगा? तो जिस ऐसा संविधान जिसमें कानूनों को सामान्य कानून की तरह संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि ब्रिटिश संविधान होता है, उसको एक तरीके से अपन लचीला संविधान मान सकते हैं। अब भारत के संविधान की अगर बात करें अपन, तो ये तो उदाहरण हो गए ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान का। भारत का संविधान जो है उसको कठोर और लचीलेपन दोनों का सम्मिश्रण माना जाता है। और जैसा कि अपन देखते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो दो प्रकार के संशोधनों का इसके अंदर प्रावधान करता है, जिनसे अपन को पता चलता है कि लचीलापन और कठोरपन किस प्रकार से है। तो पहला जो संशोधन का प्रावधान है वो है संसद के विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जो सदन में उस समय उपस्थित हो और उनमें वोटिंग करने वाले व्यक्तियों का 2/3 प्लस कुल सदस्य संख्या की 50% से अधिक का समर्थन भी अगर मिलता है तो उसको संसद का विशेष बहुमत मानते हैं। अगर दूसरे संशोधन का प्रकार देखें अपन, तो ये होता है संसद का विशेष बहुमत और साधारण बहुमत के माध्यम से जो कुल राज्य विधानमंडलों के आधे राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन अगर किया जाता है तो उसको अपन विशेष बहुमत की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। अगर यहाँ पर एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। तो उन संविधान उन उनको जिनको साधारण बहुमत से अपन संशोधित कर सकते हैं, उनको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार के संशोधनों का प्रावधान किया गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है ये 2 प्रकार के संविधान संशोधन का ही प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न पूर्व में सेकेंडरी एचएम परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें अधिकांश लोगों ने 3 लगा दिया था। इसका ध्यान रखना है अपन को, 2 ही प्रकार के संशोधनों का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे। तीसरी जो विशेषता है उसकी बात करें तो ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भारत का जो संविधान है वो एक देश के संविधान से या एक संविधान को पढ़कर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके लिए अलग-अलग देशों के लगभग 60 देशों का संविधानों का अध्ययन भारतीय विधिवेताओं ने और संविधान निर्माताओं ने किया था। तो उनमें से जिस संविधान के अंदर उनको बढ़िया क्वालिटीज़ वाली विशेषताएँ मिली, उनको उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर डाल दिया। तो इस
60 संविधानों के अध्ययन के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात की सराहना की है, इसमें कोटेशन है एक तरीके से, डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व से इस बात की सराहना की है, भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को तोड़कर बनाया। जो भारत का संविधान हमने बनाया है, वो दुनिया के सभी जो परिचित संविधान है उनको तोड़कर, उनमें से निचोड़ निकाल कर, उनकी बेस्ट क्वालिटीज़ को हमने लेकर इसको बनाया है। अगर हम भारतीय संविधान की वर्तमान स्रोतों की बात करें कि कौन-सा स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा जानते हैं। एक तरफ है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो 1935 के अंदर बना था, 1937 में लागू किया गया था। अगर इस अधिनियम से कौन-कौन से प्रावधान अपने भारतीय संविधान के अंदर जोड़े गए थे, तो ऑप्शन है मतलब एक तरीके से पहली विशेषता है इसकी आपातकालीन प्रावधान। जो आपातकालीन प्रावधान अपन वर्तमान में देख रहे हैं, उनका पहला वर्णन हमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इस संविधान के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता है प्रशासनिक विवरण, अगली विशेषता है संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग। ये 6 जो विशेषताएँ हैं, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर ऐड की गई है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किन-किन को शामिल किया गया था। तो आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग। अगर हम बात करें ब्रिटिश संविधान की, ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान के अंदर क्या-क्या लिया गया था? तो एक थी संसदीय सरकार, नंबर 1 बात तो, क्योंकि वो भारत के ऊपर राज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भारत में संसदीय सरकार सबसे अच्छे तरीके से चलाई जा सकती है, तो संसदीय सरकार को हमने वहाँ से लिया। एक बात करें हम कानून का शासन, अगला है रिट, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद, विधायी प्रक्रिया और लोकसभा अध्यक्ष। इन 8 विशेषताओं को ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है। अब परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव में किसी भी अंदाज से पूछा जा सकता है कि कानून का शासन वाला प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है या एकल नागरिकता का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि ब्रिटिश संविधान के द्वारा हमने संसदीय सरकार, कानून का शासन, रिट जो कोर्ट्स के अंदर लगती है वो, संसदीय विशेषाधिकार जो विधायकों और सांसदों को मिलते हैं 105 अनुच्छेद के तहत, एकल नागरिकता की बात कर सकते हैं, द्विसदनवाद देख सकते हैं, विधायी प्रक्रिया है और लोकसभा अध्यक्ष है। ये सारे प्रोविजन हमने ब्रिटिश संविधान से लिए। अगर हम बात करें अमेरिकी संविधान से हमने क्या-क्या लिया है, तो उसके अंदर लिया है हमने मौलिक अधिकार, दूसरा है राष्ट्रपति और महाभियोग और तीसरा है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इनके बारे में जानकारी जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन जो है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। इसके अलावा न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद है जो वर्तमान में हमारे पास, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कानून का समान संरक्षण की बात करें तो ये भी हमने वहाँ से लिया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये 7 विशेषताएं जो है ये अमेरिका के संविधान की हैं और इनको भारतीय संविधान ने एज इट इज अपने अंदर शामिल कर लिया है। अब देखते हैं अपन आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या-क्या चीज़ें ली है, तो इनमें लिया है नीति निर्देशक तत्व जिसको अपन डीपीएसपी बोलते हैं। इनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन करते हैं, वो प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है और भारत के राष्ट्रपति की चुनाव जो पद्धति है, उसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आयरलैंड के संविधान की जो 3 मुख्य विशेषता है, इनका भी हमें ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं हम कनाडा के संविधान से हमने क्या-क्या लिया है। तो कनाडा के संविधान से लिया है मजबूत केंद्र वाला संघ होना चाहिए, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति, ये प्रोविज़न भी हमने कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार जो होता है, ये भी हमने कनाडा से लिया है और संघीय योजना जो है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। तो कनाडा के संविधान की 5 विशेषताएँ हमारे संविधान के अंदर हमने शामिल की है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को हमने लिया है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के संबंध में अधिकार जो है, उसको भी हमने लिया है और संसद की जो संयुक्त बैठक है, इस प्रोविज़न को भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। वहाँ पे प्रश्न ये पूछा जाने लायक संभावना है कि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किस संविधान से लिया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। अब अगर अपन बात करें जर्मनी के वाइमर गणराज्य से हमने क्या प्रोविज़न लिया है, तो विधान आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, उसके बारे में हम जो जानकारी है वो हमने जर्मनी के वाइमर गणराज्य से ली है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन। अगर अपन बात करें यूएसएसआर के संविधान से हमने क्या लिया है, तो उससे हमने लिया मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में जो हमारे न्याय के आदर्श है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन सभी चीज़ों को हमने यूएसएसआर के संविधान से यानी कि रूस के संविधान से लिया है। अगर अपन बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से हमने लिया है प्रस्तावना में जो गणतंत्र
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाले जो शब्द हैं, इनको हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान का संशोधन करने का तरीका, यानी कि अनुच्छेद 368 एक तरीके से 368 की जो प्रोसेस है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, ये प्रोसेस भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। अगर अपन बात करें जापान से हमने क्या लिया है, तो जापान के संविधान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपने संविधान के अंदर समाहित किया है। तो इस प्रकार से इन देशों के अंदर जो यहाँ के जो संविधान थे, उनमें जो अच्छी-अच्छी विशेषताएँ थी, उन विशेषताओं को हमने भारतीय संविधान के अंदर समाहित किया है। अब चलते हैं हम अपने अगली विशेषता की तरफ। अगली विशेषता देखते हैं अपन एकात्मक विशेषताओं की ओर झुकाव। भारत का जो संविधान है, उसका झुकाव एकात्मक विशेषताओं की माना जाता है। तो व्यवस्थाएँ 2 प्रकार की होती है, एक तो एकात्मक होती है, एक संघात्मक होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संघीय विशेषताएँ जो होती है, उसके अंदर क्या-क्या शामिल होता है। तो अगर अपन संघीय विशेषताओं के बारे में जाने, तो इसमें 2 सरकारें होती हैं, एक राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। दूसरी है अ, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। इन 2 सरकारों से तात्पर्य यूँ मान सकते हैं एक तरीके से नाम मात्र की और वास्तविक, ऐसे भी इसको मान सकते हैं। एकात्मक विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो मजबूत केंद्र, नंबर 1। दूसरा है एकल संविधान, कि उस देश का संविधान एक हो, ये भी बात है। एकल नागरिकता, ये प्रोविज़न भी एकात्मक संविधान की विशेषताओं के अंदर माना जाता है। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी एकात्मक विशेषता मानी जाती है। अखिल भारतीय सेवाएँ और आपातकालीन प्रावधान, ये सभी एकात्मक विशेषताओं की ओर मतलब एकात्मक विशेषताओं के संकेत मान सकते हैं। तो भारत में जो प्रोविज़न देखने को मिलते हैं संविधान के अंदर, वो ज़्यादातर झुकाव भारत के संविधान का एकात्मक विशेषताओं की तरफ देखने को मिलता है। हमें दोनों ही प्रकार की विशेषताओं का ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन-सी एकात्मक विशेषताएँ नहीं है, कौन-सी संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ नहीं है, इस तरीके से हमसे प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय संविधान की 5 विशेषता की अगर अपन बात करें तो सरकार का संसदीय स्वरूप जो है, उसके बारे में अपन देखते हैं। इस संसदीय स्वरूप के अंदर क्या देखने को मिलता है। संसदीय प्रणाली जो होती है, वो भारतीय संविधान के अग्रदूत ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना था। भारतीय संविधान के जो निर्माता लोग थे, उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली के स्थान पर किसको चुना था? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना था। अब संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है? इसमें विधायी और कार्यकारी अंग जो होते हैं, उनके बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उनके विधायी और कार्यकारी जो अंग होते हैं, यानी कि विधि निर्माण करना और लागू करना, इनके बीच में सहयोग और समन्वय हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, तो राष्ट्रपति प्रणाली के अंदर शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित होती है राष्ट्रपति की प्रणाली। तो वहाँ पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पृथक्करण के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली कौन-सी मानी जाती है? तो मानी जाती है राष्ट्रपति प्रणाली। और सहयोग और समन्वय पर आधारित प्रणाली मानी जाती है संसदीय प्रणाली। तो भारत का जो संसदीय स्वरूप है, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता माना जाता है। अगर भारत के संसदीय स्वरूप की बात करें, भारत की संसदीय सरकार में क्या-क्या विशेषता है, तो उनके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। भारत की संसदीय सरकार की विशेषता के अंदर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिकाओं की उपस्थिति, ये अपन देख सकते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो होता है, वो वास्तविक कार्यपालिका माना जाता है। बहुमत दल का शासन अपन देखते हैं कि जिस दल को सबसे ज़्यादा मतलब बहुमत मिलता है, उसी की सरकार बनती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त ज़िम्मेदारी होती है, ये भी संसदीय सरकार की विशेषता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, ये भी संसदीय सरकार की विशेषता मानी जाती है। एक नेता के रूप में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है, ये भी संसदीय सरकार की विशेषता है। और निचले सदन यानी लोकसभा, विधानसभा का विघटन किया जा सकता है, ये भी संसदीय सरकार की विशेषता माना जाता है। अपन से प्रश्न को अगर मैं मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो अपन सीधे एज़ इट इज़ इनकी विशेषताओं को लिख देंगे। और प्रारंभिक में इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है या है, इस तरीके से हमारे सामने प्रश्न हो सकते हैं। अगली विशेषता की अगर अपन बात करें, तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता का संयोजन। भारतीय संविधान के अंदर न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता जो है, उसका संयोजन अपन देख सकते हैं। अगर इसकी विस्तार में अपन बात करें, तो ब्रिटिश संसद जो होती है, वो संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत से संबंधित रखती है। ब्रिटिश संसद जो है, वो संसदीय सर्वोच्चता से संबंध रखती है, जबकि अमेरिकी जो संसद है, वो सर्वोच्च, उसके अंदर सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ माना जाता है। पर भारतीय संसदीय प्रणाली में संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत दोनों का संलयन अपन देख सकते हैं। भारत के अंदर दोनों का संयोजन देखने को मिलता है, ब्रिटिश और अमेरिकी
जो प्रणाली है दोनों के। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से जो है भारत के अंदर न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति होती है उसके पास, उसके माध्यम से वो संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय भारत के अंदर। और संसद क्या है, अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों का संयोजन हमारे संविधान के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये भारतीय संविधान की एक अच्छी विशेषता कही जा सकती है, जिसके अंदर न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता दोनों का संयोजन अपन देखते हैं। अगली विशेषता है हमारी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की। मौलिक अधिकारों की अगर अपन बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर आते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर इनको जगह दी गई है। मौलिक अधिकार मूल रूप से 6 मौल अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर अब अनुच्छेद 300 के अंदर डाल दिया गया, 300 क के अंदर डाल दिया गया है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। अब मूल अधिकारों की बात करें अपन, तो मौलिक अधिकार क्या है उनके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो कार्यपालिका की तानाशाही और विधायिका के मनमाने कानूनों पर एक रोक का काम करते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में अपन विस्तार से जान रहे हैं तो अपन को परीक्षा में महत्व भी पूछा जा सकता है। मुख्य परीक्षा में इनका क्या महत्व है, तो ये कार्यपालिका की तानाशाही और विधायिका के मनमाने कानून जो होते हैं उन पर रोक का काम करते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं अधिकार। अगली बात करें तो मूल अधिकार जो होते हैं प्रकृति में न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित का मतलब इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय द्वारा ये उल्लंघन पर प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार जो होते हैं पूर्ण नहीं है और तर्कसंगत प्रतिबंधों के अधीन है और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि इनको पूर्ण नहीं माना जाता है, वो पवित्रतम भी इनको नहीं माना जाता है। एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद इन्हें घटा या निरस्त कर सकते हैं, इस वजह से इनको पूर्ण भी नहीं माना जाता है और इनको प्रतिबंधों के अधीन माना जाता है। प्रमुख मूल अधिकारों की अगर अपन बात करें तो प्रमुख मूल अधिकारों में समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर आता है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 25 से 28 के अंदर आता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 29 से 30 के अंदर आता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 के अंदर ये आता है। इस प्रकार ये जो 6 मूल अधिकार है भारतीय संविधान के, इनके अनुच्छेद भी अपन को ध्यान में रखना है। अगली विशेषता पर अपन चलते हैं। तो अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको अपन डीपीएस भी बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 के अंदर शामिल है और अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर इनको शामिल किया गया है। अब इनका क्या उद्देश्य है कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में क्यों लिया गया है? इनके उद्देश्यों की अगर अपन बात करें तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देना पहला उद्देश्य है। दूसरा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और तीसरा है ये प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं। गैर न्यायिक का मतलब इनके ऊपर न्यायालय का प्रतिबंध नहीं होता है। अगर बात करें हम तो इन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनको 3 श्रेणियों के अंदर अपन बांट सकते हैं। एक समाजवादी, गांधीवादी और उदारबौद्धिक, इन 3 कैटेगरीज के अंदर इनको अपन डाल सकते हैं। ग्रेनुअल ऑस्टिन है जिन्होंने जिनका एक कोटेशन है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको संविधान की आत्मा अपन कह सकते हैं। तो उन्होंने कथन बोला था नागरिक और राजनीतिक अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो होते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। इनकी सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो होते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अपन से ऐसे भी पूछ सकता है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार किसके अंतर्गत जाएगा और अपन उस प्रश्न का आंसर लगा दें निर्देशक तत्व। तो ये चीज हमें विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम अपनी अगली विशेषता की तरफ। हमारे अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वो कुल 11 हैं इस समय प्रेजेंट में। ये भाग 4 ए के अंदर संविधान में शामिल है और अनुच्छेद 51 ए के अंदर इनको जगह दी गई है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर शामिल किया गया था। ये चीज भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखने है कि किस समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको शामिल किया गया था। इनकी प्रकृति की बात करें तो ये प्रकृति में गैर न्यायोचित है। ये भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निःशुल्क शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो सबसे नवीन मौलिक कर्तव्य अपन मान सकते हैं 11वें नंबर का वो यही माना जाता है। अब चलते हैं अपनी अगली विशेषता पर। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का भारत
संविधान जो है वो समर्थन नहीं करता है। इसलिए इसको आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी जो अवधारणा है, यानी कि पश्चिमी देशों की अवधारणा जो है, उसके अंदर धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव की बात की गई है। यानी कि धर्म को और राज्य को दोनों को एक दूसरे से पृथक रखने की वो बात करते हैं, जबकि भारतीय संविधान के अंदर ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। धर्मनिरपेक्षता की अगर भारतीय अवधारणा की बात करें तो सभी धर्मों को समान सम्मान देने और सभी धर्मों के समान रूप से रक्षा करने का भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है 1976 की 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमने शामिल किया था। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसमें सभी नागरिकों को आस्था, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता का प्रावधान भी करती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये सभी नागरिकों की आस्था, धर्म और पूजा की जो स्वतंत्रता मिलती है उसका भी प्रोविजन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगर भारतीय संविधान की कुछ और स्पेशल चीज़ों के बारे में अपन जानकारी लें जो इससे संबंधित रखती है, धर्म से संबंधित, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित, तो पहली बात है कि भारत के राज्य राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 के अंदर इस चीज को जगह दी गई है। अगर अगली विशेषता देखें तो राज्य नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विचारों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 के अंदर इस चीज को जगह दी गई है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो सरकारी नौकरियों में, रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 16 के अंदर दिया गया है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 25 के अंदर इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26 की अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 26 के अंदर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। वो अनुच्छेद 26 के अंदर इसको दिया गया है। अनुच्छेद 27 की अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 27 के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर देने के लिए अपन बाध्य नहीं कर सकते। इस एक प्रोविजन अनुच्छेद 27 के अंदर हमें मिला है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 28 के अंदर इसको शामिल किया गया। अगर अनुच्छेद 29 की अपन बात करें तो नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 के अंदर। अनुच्छेद 30 की अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनको संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 44 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है उसके अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 44 के अंदर ही चल रहा है और ये वर्तमान में चर्चा में भी है, समान नागरिक संहिता। अब अपन चलते हैं संविधान की अगली विशेषता की तरफ। भारतीय संविधान की अगली विशेषता की अगर अपन बात करें तो वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 वर्ष का वह व्यक्ति जो मतदान देने करने के योग्य है उसको मतदान प्रक्रिया में शामिल किया जाए। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि किसी भी भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनके आधार पर वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया गया है। तो अगर ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी जो एज है 1989 में हुआ था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो एज है इस समय की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन में हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अपने अगली विशेषता की तरफ। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारत में प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या निवास करता हो उसे पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर इसके प्रोविजन की अपन बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर वर्णित किया गया है। अब चलते हैं हम अपनी अगली विशेषता की तरफ। स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब कुछ निकाय ऐसी हैं भारतीय संविधान के अंदर जिनको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। जैसे भारतीय संविधान न केवल विधायी कार्य करता है, कार्यकारी और न्यायिक कार्य अंगों को प्रस्तुत करता है बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है, जैसे चुनाव आयोग रहा। इसके अलावा भारत का नियंत्रक और माल्य का परीक्षक रहा, संघ लोक सेवा आयोग रहा, राज्य लोक सेवा आयोग रहा। ये सभी चीजें स्वतंत्र निकायों के अंतर्गत आती है। अब चलते हैं हम अपनी अगली विशेषता की तरफ। हमारी अगली विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के अंदर आपातकाल के संबंध में प्रावधान किए गए
तो आपातकाल के दौरान क्या होता है कि देश का जो संघीय ढांचा है वो एकदम से बदलकर एकात्मक स्थिति में पहुंच जाता है। आपातकालों की अगर वर्गीकरण करें अपन, तो आपातकाल में नंबर 1 पर आता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको अनुच्छेद 352 के अंदर स्थान दिया गया है। राज्य आपातकाल की बात करें, उसको अपन राष्ट्रपति शासन नाम देते हैं। ये 2 तरीके से लगाया जा सकता है, इसके आधार 2 हैं। एक तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के अंदर अपन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, या फिर केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में राज्य असफल रहता है तो अनुच्छेद 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा आपातकाल का प्रकार है वो है वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 360 के अंदर इसको स्थान दिया गया है। अगली विशेषता है वो है त्रिस्तरीय सरकार। अपने केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर और स्थानीय स्तर पर जो सरकार है, तो त्रिस्तरीय सरकार का जो प्रोविजन है इसके बारे में संविधान में विशेषताओं में जगह मिली है इनको। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 के अंदर जो लागू किया गया था, उसमें एक तीसरा स्तर जोड़ा गया था जिसको अपन स्थानीय स्वशासन बोल सकते हैं। तो संविधान के भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख अपन को मिलता है, और 9A के अंदर प्रत्येक राज्य में 3 स्तर की नगरीय व्यवस्था का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो 9 और 9A इन दोनों का संबंध त्रिस्तरीय या तीसरे स्तर या स्थानीय स्वशासन से अपन मान सकते हैं। अगली विशेषता की बात करें तो वो है सहकारी समितियां। ये जो भारतीय संविधान का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है, इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा भारत में दिया गया है। अब सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने के पीछे ये रीजन था कि इनको मजबूत किया जाना चाहिए जमीनी स्तर पर। तो इसके लिए इनको किस प्रकार से मजबूत किया गया है वो देखते हैं। तो सहकारी समितियों के गठन जो है उसको मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19(1) के अंदर जगह दी गई है। तो उससे क्या होगा कि वो न्यायिक प्रकृति हो जाएगी उनकी। दूसरा है डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व में, उसके अंदर अनुच्छेद 46(b) के अंदर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और एक संविधान में एक नया अध्याय भी जोड़ा है, उसको 9B नाम दिया गया है। 9A के तहत तो नगरीय व्यवस्था को जोड़ा गया था, 9B के तहत सहकारी समितियों को जोड़ा गया। भारत की जो संसद है उसके पास बहुराज्यीय सहकारी समितियों को विनियमित करने की शक्ति दी गई है। तो मित्रों ये अपनी क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी फैक्ट्स की मदद से आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा में और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे पाएंगे। और आपसे पुनः निवेदन है, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आप अपने प्रश्नों का बहुत ही सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। आज आपने इस क्लास को धैर्यपूर्वक सुना और देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।